friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on sperm count test. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्पर्म काउंट टेस्ट के बारे में। इसको कहाँ करवाना चाहिए, सैंपल देते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर्स की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा किस केस में होती है। अगर आपने एक बार सीमेन टेस्ट कराई है तो कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, कम से कम 3 बार टेस्ट कराना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म एनालिसिस टेस्ट या सीमेन एनालिसिस टेस्ट क्यों कराई जाती है। ये इसीलिए कराई जाती है ताकि पता लगाया जा सके ऐसे कपल जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसका पता लगाने के लिए स्पर्म टेस्ट की जाती है। या किसी ने वैसेक्टोमी सर्जरी कराई है ताकि बेबी ना हो सके तो सर्जरी सही से हुई है या नहीं हुई है, ये जानने के लिए भी टेस्ट की जाती है। अब बात करते हैं सीमेन के सैंपल देने के टाइम क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जब आप लैब में सैंपल दें तो उस टाइम दें जब पैथोलॉजिस्ट प्रेजेंट हो ताकि 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाए, क्योंकि मोटिलिटी पैरामीटर चेंज हो जाती है। लैब जो कंटेनर प्रोवाइड करते हैं उसी में सैंपल देना है। इसमें टेम्परेचर का भी इशू रहता है। अगर आपने घर पे कलेक्ट किया और लैब तक ले जाने में टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, उससे भी स्पर्म मर जाते हैं। किसी अच्छे लैब में ही टेस्ट करानी चाहिए जो 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट दे सके। अब बात करते हैं कौन कौन से सीमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स होते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और एबनॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहला पैरामीटर है स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। WHO की न्यू क्राइटेरिया 2010 के बेसिस पर उसमें 15 मिलियन होना चाहिए। पहले का क्राइटेरिया था 20 मिलियन पर ml। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 15 मिलियन से ज़्यादा किसी को स्पर्म है तो उसको 100% चांस है बेबी होने का, और किसी को 15 मिलियन से कम है तो बेबी नहीं होगा। 4 to 5 मिलियन में भी बेबी हो सकता है। अगर 15 मिलियन से कम है उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, उसके अलग अलग कारण होते हैं। और अगर बिल्कुल निल है उसको बोलते हैं एक्सोस्पर्मिया। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे पहुँचता है, इसके बारे में जानते हैं। ये टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्म बनता है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए ब्रेन में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH, और ये स्टिमुलेट करता है और टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है। फिर एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस से होता हुआ देन सेमिनल वेसिकल्स से फ्लूइड रिलीज होता है, देन प्रोस्टेट फ्लूइड रिलीज करेगा, देन पेनिस में यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो अलग अलग लेवल पे कहाँ पे प्रॉब्लम है वो टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है। तो स्पर्म के जाने के जितने भी रास्ते हैं उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग इलाज होता है। पहला हो गया काउंट, सेकंड है मोटिलिटी। न्यू क्राइटेरिया के बेसिस पे 40% से ज़्यादा मोटाइल होनी चाहिए स्पर्म। ज़्यादातर लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है। मोटिलिटी के 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 मीन्स स्पर्म स्ट्रेट रास्ते में जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। वो 32% से ज़्यादा होना चाहिए। या स्पर्म जाता तो है लेकिन सीधा नहीं जाता है, वो ग्रेड 2 में आता है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मिलाकर 40% से ज़्यादा होना चाहिए, या ग्रेड 1 32% से ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेड 3 मीन्स अपनी जगह पर ही मूव कर रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है स्पर्म। और ग्रेड 4 मीन्स स्पर्म नॉन मोटाइल है। ये ज़्यादातर रिपोर्ट्स में उतने अच्छे से मेंशन नहीं होता है, तो इस पैरामीटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोटिलिटी कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तीसरा पैरामीटर है मॉर्फोलॉजी, मीन्स आपके स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले स्पर्म क्या है ये समझेंगे। स्पर्म के अलग अलग पार्ट होते हैं। हेड पोर्शन को बोलते हैं एक्रोसोम, यहाँ पे DNA का कंटेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है। फिर नीचे माइटोकॉन्ड्रिया, देन टेल। तो प्रॉब्लम तब होती है जैसे कुछ केसेस में 2 टेल हो जाती हैं, या टेल ही एब्सेंट होता है, या हेड बड़ा होता है, या किसी में छोटा होता है, या 2 हेड होते हैं। तो ये सारी एबनॉर्मल कंडीशन है। एक को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए मॉर्फोलॉजी का क्राइटेरिया ये है कि मोर देन 4% नॉर्मल होनी चाहिए। अगर 4% भी है तो भी स्पर्म सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में।
फर्स्ट है वॉल्यूम, 2 से 5 ml होना चाहिए पर इजैकुलेशन में। अगर वॉल्यूम कम है इसका मतलब रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सेकंड है कलर, ग्रेइश वाइट कलर का होना चाहिए। अगर कलर ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे पोस्थाइटिस, एपिडिडाइमोऑर्चाइटिस हो सकता है। इसी तरह से रेडिश है तो आरबीसी आ रहा है और ओल्ड एज के साथ कलर में चेंज आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच नॉर्मली 7.2 टू 7.8 होना चाहिए। अगर पीएच कम हो रहा है इसका मतलब सेमिनल वेसिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है या ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर पीएच 7.8 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म बहुत ही टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव है, इसीलिए बॉडी से बाहर प्रेजेंट रहता है ताकि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मिले। तो पीएच कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल पैरामीटर है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एनर्जी जो चाहिए होती है स्पर्म को मोटिलिटी या आगे जाने के लिए, उसमें हेल्प करता है। सपोज अगर किसी को स्पर्म काउंट कम हो रहा है और साथ में फ्रुक्टोज नॉर्मल है, इसका मतलब रास्ते में सेमिनल वेसिकल्स या उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पर अगर स्पर्म काउंट भी कम है और फ्रुक्टोज भी कम है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है सेमिनल वेसिकल्स के आसपास। नेक्स्ट है पस सेल। पस सेल का मतलब होता है ल्यूकोस्पर्मिया। WBC इसका मतलब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है। एपिडिडाइमस या सेमिनल वेसिकल्स में इन्फेक्शन हो सकता है। ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया के अप्रॉक्स 15 से 20% इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं जो इजीली ट्रीट हो सकता है, एंटीबायोटिक्स लेने से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विफैक्शन टाइम। इसका मतलब आपका जो स्पर्म है वो कितनी जल्दी लिक्विफाई हो रहा है, तो 15 से 30 मिनट में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यूटेरस में जाकर फर्टिलाइजेशन के टाइम आगे जा नहीं पाएगा। अगर लिक्विफैक्शन टाइम में प्रॉब्लम है इसका मतलब सेमिनल वेसिकल्स में प्रॉब्लम है। ये सारे पैरामीटर को देखा जाता है। कुछ और टेस्ट भी किया जाता है, जैसे सोनोग्राफी कराई जाती है, कुछ केसेस में एफिनेसी कराई जाती है। इससे पता लगाया जाता है कि आपकी सीमेन में किस लेवल पे कहाँ पर प्रॉब्लम है। LH और FSH का लेवल भी टेस्ट किया जाता है। एक बार के टेस्ट से कंफर्म नहीं होता है, 4 हफ्ते में 3 बार टेस्ट कराने के बाद पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। फर्टिलिटी क्लिनिक्स या न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही टेस्ट करानी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्म काउंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।